मन में सवाल आ रहा होगा रेफरेंस के माध्यम से सर कैसे है। आप अपने जहाँ भी एरिया में रहते हैं, जैसे हम अपने आगरा के अंदर रहते हैं, तो आगरा के अंदर बड़ा फेमस है पेठा। और हमारे यहाँ से कोई भी पूछता है ना कि आगरा के अंदर से पेठा कहाँ से लें, तो हर इंसान का जवाब देता है कि पंछी पेठा है, बड़ा फेमस है, बड़ा नाम है। अब ये क्या होता है, ये होता है रेफरेंस। जब आपने किसी भी चीज को यूज किया, आपको बहुत अच्छा लगा, उसका फायदा मिला, और आपके दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को आपने उनको बताया, और उनको उन्होंने भी उस पर जाकर के क्या लिया, उस चीज को खरीदा। ये होता है रेफरेंस के माध्यम से सेल होना। यानी किसी भी कंपनी वाले ने इनको कुछ नहीं दिया, रेफरेंस के लिए, प्रमोशन करने के लिए कुछ नहीं दिया। सिर्फ हमें अच्छा लगा, हमने अपने पड़ोसियों को बताया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने भी खरीदा, और एक दूसरे के माध्यम से उनकी सेल क्या हो रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर ये मान के चलिए उनके 100 प्रोडक्ट बिक रहे थे, तो 100 में से 70-80 प्रोडक्ट जा रहे थे उनके रेफरेंस के माध्यम से, यानी लोगों की सलाह के माध्यम से। तो उनके अंदर में एक विचार रहता है। शुरुआत में जब कंपनी ने ग्रो किया, तो वो ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से बाकी सारी कंपनियां मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बना के, पॉइंट बना के अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, वैसे ही उनका प्लान था। लेकिन उन्होंने ये देखा सेल हो रही है लोगों के माध्यम, क्यों ना मैं लोगों पड़ोसियों को बताते हैं, और वो अगर हमारे यहाँ से कोई भी सामान खरीद के लेके जा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका हम 2% का प्रॉफिट आपको भी देने वाले हैं। और जब ये बात पहली बार किसी ने सुनी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो फ्री में हर चीज का प्रचार करते हैं। हम कोई कपड़ा मार्केट से लेके आते हैं, तो अपने दोस्तों में पूछते, बोले यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से लेके आया? बोला मैं उस दुकान से लेके आया हूँ। जब आपका दोस्त उस दुकान पर जाके कोई सामान खरीदता है, तो क्या उसके बदले दुकानदार आपको कुछ देता है? नहीं। आप मार्केट में कहीं पे भी बढ़िया मिठाई बनती है, आप उसको प्रमोट करते हो। आप मार्केट से कुछ भी चीज लेके आते हो, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, चाहने वालों को, सबको बताते हो उस चीज के बारे में, लेकिन उसके बदले में आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन एक कंपनी ऐसी आई, उसने क्या किया, जब आप किसी को प्रमोशन करते, तो उन्होंने उस चीज की शुरुआत करी और 2% का कमीशन रखा। और अच्छी बात ये रखी कि उन्होंने ये कमीशन रखा लेवल 2 तक। अभी आप यूटेक के अंदर वर्क कर रहे हो, लेवल 20 तक हमको पैसा मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में सोच के देखना कितने लेवल तक पैसा आ रहा था, लेवल 2 तक। यानी आप किसी पर्सन को अगर प्रमोट करते हो और वो भी आगे प्रमोट करता है, तो उस पर्सन तक का पैसा आपको क्या होने वाला था, आने वाला था। और लोगों को इनकी बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है, लोग इसको और ज्यादा क्या करने लगते हैं, प्रमोट करने लगते हैं। यहाँ तक जिस तरीके से आज की डेट में आप एमएलएम कर रहे हो एज अ करियर लगा के, जहाँ पे आप एज अ लीडरशिप की तरह वर्क कर रहे हो, जहाँ पे आप टीम बना के वर्क कर रहे हो, लोगों ने शुरुआत में वैसा नहीं किया था। लोगों ने नॉर्मल लोगों को रेफर करना बताया था, और उससे लोगों को क्या होने लगा था, प्रॉफिट होने लगा था। थोड़ा सी चीजों को आगे जाइएगा। जब लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, उनकी लोगों को आगे रेफर करने पे पैसा मिल रहा था, तो यहाँ से किस चीज की शुरुआत होने लगती है, फिर होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, यानी एमएलएम की। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है, उसकी शुरुआत बाय डिफॉल्ट हुई है, कुछ चीजों को प्रमोट करके होती है। क्यों? एमएलएम के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रमोशन होता है, वो होता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी हम बोल के प्रमोट करते हैं। आपको यूटेक के बारे में जानकारी हुई, आपके किसी दोस्त ने बताया होगा, आपको किसी रिलेशन वाले ने बताया होगा, आपको सोशल मीडिया पे किसी फ्रेंड सर्कल से कनेक्टेड होगा, आपको वहां से पता चला होगा। यानी यूटेक की भी आपको अगर जानकारी हुई है, तो किसी ना किसी के माध्यम से हुई है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के अंदर गए, आपको यूटेक का कुछ प्रोडक्ट मिला, सामान मिला, आप लेके आ गए और आपको उसके बारे में जानकारी हुई। किसी ना किसी पर्सन के माध्यम से आपको क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी हुई। अब जिस पर्सन के माध्यम ने आपको उसके बारे में जानकारी मिली, उसको भी बेनिफिट मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा। और वही चीज आगे चल के किस में कन्वर्ट होकर जाती है, वो जाती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। अब कुछ चीजों को और फोकस के साथ सुनिएगा, समझिएगा डियर। 1949 की बात है। 1934 में कैलिफोर्निया बिटवीन नाम से कंपनी की शुरुआत होती है। आफ्टर 5 ईयर उसको न्यूट्रीलाइट नाम से कन्वर्ट कर दिया जाता है। और 1949 के अंदर, यानी 1934 से लेकर 1949 तक जो हमारा सेल्स वाला काम था ना, वो बाय डिफॉल्ट चल रहा था लोगों के माध्यम से। वहां पे कोई सिस्टम नहीं था, कोई टीम नहीं थी, नॉर्मल चल रही थी। लेकिन 1949 के अंदर 2% करने आते हैं। एक का नाम था जेवन एंडल और रिचर्ड डेवोस। ये 2 पर्सन आते हैं और उस कंपनी के साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, अपने लोगों के साथ में तरीके से काम करना शुरू किया है, हम कह सकते हैं इन्होंने टीम बना के काम करना शुरू किया। और जब भी ये यहाँ पे आते हैं, तो इनके आने के बाद उस कंपनी की सेल और तेजी के साथ क्या होती है, ग्रो कर जाती है। बहुत तेजी के साथ इसकी सेल ग्रो कर जाती है। लेकिन होता क्या है, 10 ईयर्स 1949 से लेकर 1959 के बीच में जो कंपनी थी, कंपनी के ऑनर्स वगैरह थे, उनका रुक जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ। यानी वो एमएलएम को छोड़ करके ना, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे वर्क कर रहे होते हैं, उसकी तरफ उनका मन कर रहा था, उसी तरफ चले जाते हैं। और उनसे जो 2 पर्सन थे, जिनका नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, जर्वन एंडल और रिचर्ड डेवोस, इन दोनों लोगों ने क्या किया, उस कंपनी से क्या हो गए, अलग हो गए। और जब ये इस कंपनी से अलग हुए, तो उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम रखा था द अमेरिकन वे।
1959 के अंदर उन्होंने उस कंपनी से अलग होके, अब देखिएगा थोड़ा फोकस के साथ कहानी को रिलेट करते हुए जाइएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम काम करते हैं इसका फायदा कंपनी को होता है। इस कहानी से आपको पता चलेगा अगर हम काम करते हैं तो हम कंपनी से भी ज्यादा पैसा बहुत सारे लोग कमा सकते हैं। अब द अमेरिकन वे नाम से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं 1959 के अंदर, और इसी कंपनी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एमबे। एमबे को हम अगर फुल फॉर्म में अगर देखोगे तो होता है द अमेरिकन वे, लेकिन शॉर्ट में इसको हम एमबे कहते हैं। 1959 के अंदर इसकी स्थापना वो दो लोग करते हैं जो न्यूट्रीलाइट से अलग हो गए थे। किस रीजन की वजह से? क्योंकि वो अपने बिजनेस को एमएलएम की बजाय ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ लेकर जा रहे थे। अब जब इन्होंने यहाँ पे एमबीए की शुरुआत करी तो इन्होंने तो लीडरशिप के ऊपर फोकस किया था। अब इन्होंने किस चीज के लिए स्पेशली फोकस किया? इन्होंने फोकस किया डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। यानी अभी तक जो लेवल 2 तक पैसा लोगों को मिल रहा था, इन्होंने कहा अगर आप हमारे यहाँ पे आगे वर्क करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो हम आपको लेवल 3 तक पैसा दे देंगे। यानी इन्होंने अपने साथ आए हुए लोगों को बिल्ड करने पे काम किया और अपने पैसे को लेवल 2 से बढ़ा के लेवल 3 तक कर दिया। जब इन्होंने अपने पैसे बढ़ाकर लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक किया तो यहाँ पर जाके इनका काम की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अब कहानी 1959 से लेकर 1970 तक जाती है और एमवे की जो ग्रोथ रेट होती है ना, तो बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनसे बहुत ज्यादा स्पीड में तेजी से ग्रो करता है। एमएलएम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि ये बाकी फील्ड के सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियां काम करती है उनके मुकाबले बहुत तेजी के साथ क्या कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है। और ऐसा ही हुआ था कुछ एमबी के साथ में 1970 तक, और बहुत तेजी के साथ ग्रो किया। जब इसने एमबी ने बहुत तेजी के साथ ग्रो किया ना, तो बाकी की कंपनियों ने भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रही थी उनका भी ध्यान इसकी तरफ आया कि यार एमबी जैसी कंपनी हमसे पीछे शुरू हुई थी, हमसे कम लागत में शुरुआत हुई और ये हमसे आगे निकल गई, हमसे ज्यादा रेवेन्यू होगा, हमसे ज्यादा लोग हैं, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां फिर एमएलएम के सेक्टर में आ जाती हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं एमएलएम के सेक्टर में आ जाती हैं। अब यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब आगे सुनिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1994 में एमबे ने न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया। आप सोचिए, 2 पर्सन जिन्होंने एक कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किया और उन्होंने आगे चले के अपनी कंपनी की शुरुआत करी और उन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया जिस कंपनी में कभी वो काम करते थे। इसका मतलब है कि अगर हम एफर्ट मेहनत सही जगह पे लगाएं, सही तरीके से लगाएं, तो हम शायद उस कंपनी से भी और आगे जा सकते हैं काम कर करके। डेफिनेटली उन्होंने 1994 के अंदर एमबे ने किस क्या खरीदा? न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया। और जब इन्होंने 1994 में न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया तो पूरा का पूरी अथॉरिटी इनके पास आ गई। ये तो कहानी रही अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की आउट ऑफ इंडिया। अब बारी आती है जब नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया के अंदर लाया जाता है। अभी तक हमने देखा जब नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आई तो इनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं था, वो प्रॉपर वे में वर्क कर रही थी, सारी चीजें एकदम सही तरीके से चल रही थी। अब बारी आती है इंडिया की, और यहाँ से पूरे फोकस के साथ सुनना समझना, क्योंकि लोगों के मन में जब विचार ये आता है कि ये जोड़ने का सिस्टम है, ये तो चेन है, मेंबर्स है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। 1990 के अंदर इंडिया के अंदर एमबे आती है। 1990 के अंदर इंडिया में एमबे आती है, और भी कुछ कंपनियां होती हैं जो इंडिया के अंदर क्या करती हैं, आती हैं। जब 1990 में ये इंडिया के अंदर आती हैं तो उन्होंने शुरुआत में क्या करे, जिस तरीके से आज लोग वेबिनार्स वगैरह लगाते हैं ना, जैसे हम आज के टाइम यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं, सेम तरीके से इन्होंने फिजिकल लेवल पे क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने सेमिनार लगाना शुरू किया। इन्होंने जगह जगह पे अपने इवेंट करना शुरू किया, और जब इवेंट करते थे तो बहुत सारे लोग इनके साथ में आते थे सुनते थे। जब ये सही तरीके से लोगों को गाइड करने लगे तो बहुत सारे लोग इनके साथ क्या करने लगे, जुड़ने लगे। कोई भी चीज जब शुरुआत में आती है तो लोगों के पास 2 चॉइस होती है, या तो उसको रिजेक्ट करते हैं या उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, कुछ लोग उसके साथ ज्वाइन हुए। जब लोग उसके साथ ज्वाइन हुए तो डेफिनेटली उनके साथ ज्वाइन होने पे क्या होने लगा, उनको पैसा ही बहुत आने लगा। लेकिन एक चीज थी, एमएलएम के अंदर जब हम पैसा कहीं पर भी लगाते हैं उसके बदले हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। और अमेरिका के अंदर से जो कंपनियां इंडिया के अंदर आई थी, तो अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे थे वो प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर ना एक प्रॉब्लम कर गए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ के प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहे थे। आज भी इंडिया में बहुत सारी होती है जो हाई लेवल के प्रोडक्ट को शायद बाय नहीं कर पाती, लेकिन मिडिल लेवल में बहुत फोकस करके काम करती है। तो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारे प्रोडक्ट थे ना वो हमारे लिए यूजेबल नहीं हो गए। अब यूजेबल कैसे नहीं हुआ, जैसे एमबे का बहुत ही एक शानदार एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है कार वॉश। अब एमबे ने जब लोगों से पैसा लिया तो वो तो प्रोडक्ट देगी। अब उसने जब यहाँ पे लोगों को कार वॉश दिया, लोगों को बताया कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बहुत शानदार है जिसका नाम है कार वॉश के नाम से, इसके आप कार को जब साफ करेंगे तो आपकी कार बिल्कुल चमक जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मोस्टली लोगों के पास कार ही नहीं थी। अब जब आपने पैसा लगाया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उस प्रोडक्ट से अपनी भैंसों को नहलाना शुरू किया।
बहुत सारे लोगों ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए अपनी भैंस वगैरह को नहलाना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं से वो समस्या शुरू होती है कि जो उनको प्रोडक्ट मिल रहे थे वो प्रोडक्ट उनके काम के नहीं थे। अब प्रोडक्ट जो वहां से मिल रहे थे वो प्रोडक्ट काम का नहीं था, लेकिन प्लान बड़ा काम का था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा बहुत आता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा बहुत आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर पैसा बहुत आता है बाकी सारी फील्ड की बजाय, और बहुत आसान तरीके से आता है। एक बार आपने अपनी टीम को बिल्ड कर लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। तो यहाँ पे प्रोडक्ट काम का नहीं था और प्लान काम का था, तो लोगों ने यहाँ पे एक काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम है, इंडिया में बड़ा फेमस है, जिसको कहते हैं हम जुगाड़। अब लोगों ने क्या जुगाड़ किया? अब लोगों ने एक जुगाड़ करना शुरू किया, यार प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है लेकिन प्लान बड़ा काम का है, तो उन्होंने प्रोडक्ट को हटा दिया और सीधा प्लान पे काम करने लगे। और लोगों से क्या कहना शुरू कर दिया? प्रोडक्ट को हटा दिया और उसके बाद क्या करना? लोगों को एक ही बात बोलने लगे, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। अब लोगों के मन में एक सवाल आएगा, प्रोडक्ट तो काम का है नहीं, तो प्रोडक्ट को साइड में कर दिया, सीधा काम करने लगे प्लान के ऊपर। बोला यहाँ पे इतने पैसे लगते हैं, पैसा कमाते हैं पैसा आता है, पैसा कमाते हैं पैसा आता है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। और इस तरीके से यहाँ पे जब पैसा लगाओ पैसा कमाओ की बात आती है और प्रोडक्ट को हटा दिया जाता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एग्जैक्टली वे था वो साइड होकर के दूसरी जगह आ जाती है। और यहाँ से ही शुरू होती है किस चीज की? चिट फंड वाली कंपनियां या पोंजी स्कीम्स की। यानी फ्रॉडपंथी कहां से शुरू होती है? 1990 के अंदर जब इंडिया के अंदर कोई कंपनी आती है तो उन्होंने लीगल तरीके से वर्क करी थी, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट थे वो हमारे काम के लिए नहीं थे। लेकिन इंडिया में लोगों ने जुगाड़ निकाला, उस प्रोडक्ट को हटा के सीधा क्या बेचने लगे? प्लान बेचने लगे। और प्लान जब बेचने लगे तो कुछ लोग ऐसे साथे दिमाग के भी आए, यार यहाँ तो पैसा लगाना है पैसा कमाना है, और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगों के माइंड में एक चीज डाली, बोला आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतने पैसे लगाने और यहाँ से पैसा बनेगा। चिट फंड जैसी कंपनियां, पॉन्जी स्कीम जैसी कंपनियां कई सारी आई और लोगों का पैसा खूब लूट के ले गई। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गलत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया, यार ये सब चीजें तो बहुत क्या होती हैं, खराब होती हैं। कुछ कंपनियां इसी की आड़ में लीगल तरीके से वर्क भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ से कुछ और भी आकर्षण ऐसे आती स्कीम वगैरह आती है। जैसे प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने निवेश कराया, वो भी किसके माध्यम से? डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। गोल्ड के नाम पे निवेश कराना शुरू कर दिया, और यहाँ से लोगों के मन में एक भय बैठ गया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो क्या होता है? फ्रॉड होता है, गलत होती है, खराब होती है। और धीरे धीरे करके जब ये चीजें मार्केट के अंदर गई, कुछ लीगल कंपनियां काम कर रही थी, इंडिया की भी कुछ कंपनियां अब मार्केट के अंदर आ गई थी, और इन कंपनियों ने जाके सरकार के साथ जब चर्चा करी, डिस्कशन किया, चीजों को रखा, बोला हम मार्केट में सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पैसे के माध्यम से हेरफेर करती हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी बदनामी होती है। तो फिर सरकार और उन कंपनियों के बीच में एक सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये संस्था ने ब्रिज का काम किया उन कंपनी और सरकार के बीच में। यानी कंपनियों की जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, उन प्रॉब्लम्स को सरकार तक लेके गई और सरकार से सोल्यूशन लाके उन लोगों तक पहुंचाया। उन चीजों के लिए रेगुलेशन, रूल्स, बाकी सारी चीजों को उन्होंने क्या किया? डेवलप करके चले। और फिर उसके बाद से आईडीएसए की हेल्प की वजह से 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के गाइडलाइंस आती हैं। कितने को आती है? 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के गाइडलाइन आती है, और 2019 में फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। यानी आज आप जिस काम को कर रहे हो ना, वो एक टाइम था जब नॉर्मली किसी भी कंपनी को हम रजिस्टर करा के काम कर सकते थे, लेकिन आज हम लॉ के अंदर आ चुके हैं। यानी आज हम लीगल तरीके से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीगली वर्क कर रहे हैं। 28 दिसंबर 2021 को इसको लेकर के लॉ पारित हो गया, यानी डायरेक्ट सेलिंग लॉ के अंदर आ गया, और 2022 में इसमें कुछ सुधार किए गए, और तब से लेके आज तक लगातार इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं। और जितनी भी हमारी फ्रॉडपंथी वाली कंपनियां थी वो सब क्या कर दी गई? बाहर कर दी गई। और हाल ही में आपने सभी ने सुना है कि जितनी भी ऑनलाइन गेम्स वाली भी कंपनियां थी जो लोगों से पैसा लगवाती थी और कुछ बदले में नहीं हो रहा था, उन सारी कंपनियों को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग भी सिर्फ क्या कर रहे थे? पैसा लगा रहे थे, और पैसे के बदले में लोगों का पैसा लूट के जा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें भी खत्म हो गई हैं। अब सोच के देखना, 28 दिसंबर 2021 को लॉ आया था, 2022 को अमेंडमेंट आया था, इसका मतलब 2019 में ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। और यूटेक की शुरुआत 2020 में हुई थी। यानी तब तक हमारा जो लॉ था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसीलिए अभी आपने सुना होगा, जब हमारे मानवेंद्र जी ने प्लान किया तो उन्होंने कहा था कि यूटेक एक ऐसी कंपनी जो भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 100% फॉलो कर रही है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आईडीएस अभी मैंने आपको बताया था, केपीएमजी करके संस्था है जो इसी को लेकर के वर्क करी, फिक्की हमारी इंडिया में बहुत फेमस संस्था है जिसके बारे में आप जानकारी कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ डियर।
ये तो रही हिस्ट्री की बात, ये तो रही वो बात जब लोगों के मन में ये सवाल आया कि ये पैसा लेके भाग जाती है, जोड़ने का है, मेंबर बनाने का काम है। ये एक्चुअल में वो बिजनेस था जिसको हम लोगों ने इंडिया के अंदर, हमारे प्रोडक्ट काम के नहीं थे तो हमने जुगाड़ करना शुरू कर दिया था। हमने बीच का रास्ता निकाला ताकि हम पैसे वाले हो जाएं, लोगों का जो भी होना हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाद में जब लॉ बना, अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो लीगल तरीके से वर्क कर रही हैं, और उनमें से सबसे शानदार है जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हो, यूटेक। क्यों? क्योंकि आपने अभी सुना है यूएसपी के बारे में, हम दुनिया की वो ऐसी पहली कंपनी है जो भारत सरकार के सभी लॉ को 100% फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी लॉ बनता है उससे पहले हम अपने काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कंपनियां आज ही 5%, 10% आपके पैसे का काट के चल रही होती है, लेकिन यूटेक ने जैसे ही लॉ आया उसने 2% आपका पैसा काटना शुरू कर दिया। पहले 5% कटता था, बहुत सारे साथी होंगे जिनके अकाउंट से 5% टीडीएस कटा होगा, लेकिन अब 2% जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लॉ का पालन 100% किया है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर करता हूं कि आप जिस सेक्टर के अंदर है, आप जिस फील्ड के अंदर, वो फील्ड कितना बड़ा है। ये तो ये कुछ हिस्ट्री की बात है, डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में और कुछ चीजों के बारे में बताया। आपके माइंड में ये चीज समझ में आई होगी हिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी। ये आज से नहीं, 1934 से चल रहा है, एक लीगल वे में एक लीगल इंडस्ट्री है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजों को शेयर करता हूँ, गौर से देखिएगा। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने, मैं आपको शेयर कर दूं डियर्स। देखिएगा जरा, ये लिखा है मार्केट का पोटेंशियल दिया है, कितना है 645 बिलियंस, 645 बिलियन का मार्केट साइज दिया गया है, और ये है 2025 का। कब तक का? 2025 का। यानी 2025 में जो सी साल अभी चल रही है, इसका मार्केट का साइज जाने वाला है 645 बिलियन। और 645 बिलियन को अगर हम पैसों में काउंट करूं तो आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। आप सोच के देखिए, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की है, और आप आईपीएल के लगभग बराबर है। आज आपने भारत के अंदर आईपीएल जैसी संस्थान देखी है, और ये संस्थान लगभग कितने के बराबर चल रही है? जितने के बराबर हमारी आईपीएल जैसी संस्थान है। और भी चीजें आपके सामने शेयर करता हूँ डियर्स, थोड़ा सा देखिएगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे हजारों लाखों लोगों के नाम को नौकरियां मिलती हैं, काम मिलता है। आप देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कितने सारे लोग हैं? 18.1 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे क्या है, सेल्फ अपॉर्चुनिटी। और ये कब तक के लिए है? फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी जो साल अभी चल रही है। अगर आप इस मिलियंस को कन्वर्ट करते हैं करोड़ में, तो 1,80,00,000 लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज पैसे कमा रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर दुनिया का कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इतने लोग हैं? रेलवे हो, इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, किसी भी एक फील्ड को ले लो आप, टीचिंग लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, कितने सारे लोग, इतना है किसी भी सेक्टर के अंदर जहां पे ये लोग वर्क कर पा रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा पा रहे हैं। और ये तो बहुत डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं जो यहाँ से पैसा कमा पा रहे हैं। इसके अलावा भी तो, इस फील्ड के अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो इनडायरेक्ट वे में भी तो पैसा कमा रहे होंगे। सोच के देखिएगा कि आज इस सेक्टर को आपको ये लग रहा है कि 2, 4, 5, 10 लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है माय डियर, और यहाँ पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। आज कितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पर दुनिया जानती है, कितने सारे लोग हैं। आप सोच के देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके टाइम लेने के लिए वेट करती हैं कि हमें उनका टाइम मिल जाए, हमारे लीडर्स को उनका टाइम मिल जाए, हमारे लोगों को उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए। किनको? जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो। आगे आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें आप देखिएगा कि अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो हमारी फीमेल्स भी कहीं कम नहीं है इसी फील्ड के अंदर। लगभग 1 करोड़ के आसपास फीमेल्स हैं जो 2025 तक यहाँ पे क्या करने वाली हैं, यहाँ से पैसा जनरेट करने वाली हैं, कमाने वाली हैं, उनको पैसा यहाँ से आने वाला है। यानी जितने हमारे गर्ल्स ये से इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा रहे हैं, बॉयज भी उतना ही कमा पा रहे हैं। आगे और देखिएगा, कुछ चीजें आपके सामने शेयर कर देता हूँ डियर्स। आपके सामने दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स की बात देखिएगा कि 2025 तक हम 9,000 करोड़ से प्लस का टैक्स यहाँ पे दे रहे हैं। कौन सा सेक्टर है? दुनिया के हर सेक्टर के अंदर लोग पैसा बचाने की जुगाड़ में रहते हैं, लेकिन यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोग पैसा बचता नहीं, ऑलरेडी पहले से पैसा कट के आता है। और 9,000 करोड़ तो हमने टैक्स के रूप में दिए। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो डियर्स। और चीज आपके सामने, एक और चीज मैं शेयर करता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। जो कुछ भी आपने सुना समझा है, लेकिन इस स्लाइड को बड़ा गौर से देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये नंबर ऑफ पर्सन है, वो भी मिलियंस के अंदर है, और परसेंटेज वाइज दिया गया है। और यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं जहाँ
काम करें। आप देखिए मलेशिया जैसा छोटा मोटा देश है, 4.3% पॉपुलेशन उसकी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रही है। साउथ कोरिया जैसा है, दक्षिण कोरिया, जिसका बहुत ही फेमस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आते हैं जिनमें से एक सैमसंग जैसा फोन आप इस्तेमाल करते हैं, उस देश के अंदर भी 3% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एज ए काम कर रहे हैं। जापान जैसा तरक्की करने वाला देश, 1.6% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे एज अ करियर वर्क कर रहे हैं। इंडोनेशिया के अंदर देखिए 1.3 है। यूएसए को देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर सबसे पैसे वाला देश है, 1% लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। चाइना को देखिए 0.8% लोग काम कर रहे हैं। हमने दुनिया के तमाम सारे देशों को देखा है डियर। अब आप इंडिया के अंदर देखिएगा, इंडिया में कितने % लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। दुनिया के हर फील्ड के अंदर इसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है, इसको एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है। बाकी फील्ड धंधों की तरह इसको भी एक धंधा माना जाता है, लेकिन इंडिया में आज भी लोग जोड़ने जाने का काम समझते हैं माय डियर्स। देखिएगा इंडिया में 0.4% ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब सोच के देखना जिस तरीके से भारत सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, जिस दिन 1% लोग भी अगर इस फील्ड के अंदर आगे काम करेंगे, सोच के देखना कितना पैसा कमाएंगे लोग यहाँ से। फील करके देखो कितना पैसा कमाएंगे। 0.4% लोग हैं और यही परसेंट अगर 2% हो गया तो सोच के देखो करोड़ों रुपए महीने का नहीं, दिन का लोग यहाँ से अर्न करेंगे। और ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है इस फील्ड के अंदर जो मैंने आपको बताना चाहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन कम है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, एक बहुत शानदार कंपनी की शुरुआत हुई थी जिसका नाम है यूटेक, और जिसकी शुरुआत 2020 को आई, यानी हम हमारे लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सीएमडी सर के बीच में और भी चीजें, मैं आपको 2-3 स्लाइड और बता देता हूँ डियर्स, पर जरा फोकस करिएगा कि अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हमारे अवेलेबल हैं इस एप्लीकेशन के। 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोग इसको आज अपने उनके अंदर इस्तेमाल कर पा रहे हैं डियर्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, आपकी इसकी रेटिंग को अगर बात करते हैं तो इसकी रेटिंग देखिएगा, मार्केट के अंदर इसकी रेटिंग की अगर आप बात करेंगे तो रेटिंग हमारी कितनी है, 4.4% की। और सबसे अच्छा है जब इसकी डाटा सेफ्टी की बात की जाती है डियर्स, तो डाटा सेफ्टी के लिए भी एक बहुत ही शानदार चीज यहाँ पे दी गई है कि बहुत सारी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर डाउनलोड है, इंस्टॉल हैं, और ये सारे के सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपके डाटा का क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं आपको खुद भी नहीं पता है, लेकिन यूटेक आपका कोई डाटा स्टोर नहीं करता है। सो माय डियर्स, इन सभी चीजों को जब मैंने जाना समझा देखा तो मेरे मन में एक ही चीज सवाल आई थी, यस हम जिस फील्ड के अंदर है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे लाजवाब फील्ड है। सो थैंक यू सो मच आप सभी के वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन वंस अगेन। फिर से आप सभी के बीच में मुझे बोलने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को फिर आप सभी के सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच।